Hello, people. I hope you're doing wonderful, wonderful, wonderful. And here we are for another session, another quick revision session for chapter number 6. Chapter number 6 का ही हमारा क्विक रिविजन है. पहले दूसरे क्विक रिविजन हमने किए हैं यारो. चलो, हमने चैप्टर 6 को बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक शब्द को पढ़ के खत्म कर लिया है. बेहतरीन सी समरी बना ली है. एवरीथिंग इज डन एंड नाउ वी आर हियर टू क्विकली रिवाइज इट अप. चलो यार, चैप्टर के ओवरव्यू में हमने देखा द बेसिक्स है, आईसीडीआर रेगुलेशन है, सेबी आईएलडीएस रेगुलेशन है, डेट सिक्योरिटीज बाय लार्ज एंटिटीज है एंड ग्रीन डेट सिक्योरिटीज है. ये सारे टॉपिक्स है इसके अंदर. चलिए यारो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो ये छोटे छोटे से टॉपिक्स दिख रहे हैं उनको रैप अप करते हैं. बेसिक्स के अंदर हमने पढ़ा सेगमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटीज. क्या आगे डेट सिक्योरिटीज के कितने सेगमेंट होते हैं? भाई दो सेगमेंट होते हैं, कॉर्पोरेट सेगमेंट एंड गवर्नमेंट सेगमेंट. बिकॉज डेट सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट भी इशू करती है, पीएसयूज इशू करते हैं और साथ से आरबीआई इशू करता है और साथ साथ कॉर्पोरेट्स भी इशू करते हैं. बट इंडिया में सब्सटैंशियली डोमिनेट किया जाता है मार्केट बाय गवर्नमेंट सेगमेंट. फिर आते हैं डेट डिबेंचर्स एंड इट्स टाइप. तो डिबेंचर की डेफिनेशन, अरे नहीं मैं आपको पढ़ाऊंगा, शायद आपको नहीं पता होगी डिबेंचर की डेफिनेशन. मैं बताना चाहता हूं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइंस अ डिबेंचर व्हिच इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, bond or any other instrument of a company whether any other instrument of a company evidencing a debt whether constituting a charge on company's asset or not. Section 2 subsection 30 defines a debenture. Debenture includes debenture bond, stock or any instrument evidencing a debt whether constituting a charge on company's asset or not. फिर बताते हैं वो types of debenture इन सब बेसिस पे, जैसे कि उनका कहना है सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर हो, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, convertible, non-convertible, partly convertible and bearer registered debenture. I don't think it's CS professional level. मुझे इसके बारे में एक शब्द भी बात करनी चाहिए. फिर मैं गवर्निंग फ्रेमवर्क, कि आखिर डेट सिक्योरिटीज को गवर्न क्या करता है. गवर्निंग फ्रेमवर्क में बहुत सारे लॉज हैं जो इसको गवर्न करते हैं. अगर हम बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनी शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स 2014, कंपनी आईसीडीआर रेगुलेशन, कंपनी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन आईएलडीएस रेगुलेशन 2008, सम कंपनी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 एंड आरबीआई गाइडलाइंस. ये सब गवर्निंग लॉज है, गवर्निंग फ्रेमवर्क है. फिर हम लोग आते हैं कि आईसीडीआर का क्या कहना है. हमने पढ़ा कि आईसीडीआर क्या कहता है अबाउट आईसीडीआर क्या कहता है अबाउट द रेगुलेशन, अबाउट द इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज. तो हमने पढ़ा इफ यू आर इशूइंग डेट सिक्योरिटी देन तो आईएलडीएस रेगुलेशन इज एप्लीकेबल. ILDS regulation is applicable, but if at all you are issuing convertible debt security, तब वहां पे ICDR अप्लाई हो जाता है. ठीक है ना. तो ICDR comes into picture when you are issuing convertible debt security. convertible debt security में ICDR और ILDS दोनों अप्लाई होते हैं. whereas if at all you are issuing debt security, तो सिर्फ ILDS रेगुलेशन अप्लाई होता है. अब ICDR में क्या दिया, सबसे पहले बोले एलिजिबिलिटी, कि आखिर who all are eligible here. तो इन्होंने बोला that any person who is not defaulted in the payment of interest or principal for more than 6 months, इतना डिफॉल्ट नहीं किया वो व्यक्ति एलिजिबल है टू गो फॉर इशू ऑफ कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट. उसके बाद में आए एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर इशू ऑफ कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, के कन्वर्टेबल डेट इशू करना है तो एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या है. क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा. यही सब चीजों पे हमने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर को देखा. फिर अगर वो सिक्योर्ड है तो सफिशिएंट होनी चाहिए एसेट्स, एनकम्बर्ड नहीं होनी चाहिए. ओके, लेकिन अगर आप उस पर कभी सेकंड चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो आपको फर्स्ट चार्ज जिसके फेवर में उसका कंसेंट लेना होगा एंड द एसेट शुड बी सफिशिएंट. बहुत बेसिक चीजें रिक्वायरमेंट पड़ी. फिर हम लोग आगे बढ़े. हम लोग आगे बढ़ने के बाद हमने यहां पे देखा कि अगर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके कन्वर्जन से रिलेटेड क्या क्या चीजें. पहली चीज भैया उसकी शर्माहट को, उसकी खामोशी को हाँ मत समझ लेना. अगर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है और उस व्यक्ति ने एक्सप्रेसली कंसेंट नहीं दी अपना कन्वर्ट करने के लिए तो आप उसको कन्वर्ट कभी नहीं कर सकते. नेक्स्ट, अगर वैल्यू ऑफ द कन्वर्टेबल साइज, कन्वर्टेबल इशू, कन्वर्टेबल पोर्शन एक्सीड्स 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा का है और आपने कन्वर्जन प्राइस या फिर अपर जो एंड दे सकते हो आप, अपर कैप दे सकते हो, वो आपने डिस्क्लोज नहीं किया था एट द टाइम ऑफ इशू. आई रिपीट, जो कन्वर्टेबल पोर्शन है वो 10 करोड़ से ज्यादा है और आपने कन्वर्जन प्राइस या फिर अपर कैप एट द टाइम ऑफ इशू डिस्क्लोज नहीं किया था तो इट हैज टू बी ऑप्शनली कन्वर्टेबल. ऐसी सिक्योरिटी कंपल्सरली कन्वर्टेबल नहीं हो सकती. उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर इन्वेस्टर एक्सरसाइज नहीं करता है ऑप्शन तो इन्वेस्टर को रिडीम कर देना होता है विद इन 1 मंथ फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज करने का टाइम पीरियड एक्सरसाइज नहीं किया तो उसके 1 महीने के अंदर रिडीम हो जाना चाहिए और आपको पेमेंट कर देना चाहिए. तो ये बहुत बेसिक चीज पढ़ी हमने अंडर आईसीडीआर रेगुलेशन फॉर कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी. और इसके बाद में आता है हमारा आईएलडीएस. लेकिन आईएलडीएस पढ़ाने के पहले मैं आपको दूसरी चीजें पढ़ाना चाहता हूं. तो ये बेसिक्स हो गया आईसीडीआर. आईसीडीआर में क्या है, एलिजिबिलिटी, एडिशनल कंडीशंस एंड कन्वर्जन ऑफ ऑप्शनली कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, खत्म. फिर आता है हमारा आईएलडीएस. लेकिन उसके पहले हम चले जाते हैं डिबेंचर डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय लार्ज एंटिटीज. हमने यहां पे पढ़ा कि कुछ एंटिटीज होती है लार्ज 6.14 पे,
लार्ज एंटिटीज, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि लार्ज एंटिटीज होती कौन सी है, फिर हम जैसे ही समझ जाते हैं कि ये एंटिटीज होती हैं लार्ज एंटिटीज, ये एंटिटीज होती हैं लार्ज एंटिटीज का मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करवाया था, लेकिन यहां पे नहीं है मेरे नोट्स के अंदर, बट आपके नोट्स में डायग्राम ड्रॉ किया हुआ होगा कि लार्ज एंटिटीज जो होती हैं वो इशू कर सकती हैं सिक्योरिटी। लेकिन अगर वो कभी भी सिक्योरिटी इशू करती है, क्या क्या हमने पढ़ा सुना, सबसे पहला सवाल आता है व्हाट डू यू मीन बाय लार्ज एंटिटीज, तीन कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए। क्या? पहली चीज, दे हैव टू बी लिस्टेड, उसके बाद में उनकी आउटस्टैंडिंग बोरिंग शुड बी 100 करोड़ और अबव, एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब लेस देन 1 ईयर, एक्सक्लूडिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, एक्सक्लूडिंग पेरेंट सब्सिडी वाला, इसको हटा के 100 करोड़ से ज्यादा आपकी बोरिंग होनी चाहिए, एंड आपकी क्रेडिट रेटिंग ए एंड अबव होनी चाहिए। ऐसी कंपनी को लार्ज कॉर्पोरेट कहा जाता है। ऐसी कंपनी जब भी अगर सिक्योरिटी इशू करना चाहती है, जब भी पैसे रेज करना चाहती है फाइनेंसिंग डेट से लोन लेके, तो उसको कम से कम 25% जो है उसके बॉन्ड्स, उसकी डेट सिक्योरिटी इशू करनी पड़ेगी पब्लिक को। तो ऐसी कंपनी लार्ज कॉर्पोरेट कभी भी अगर फाइनेंसिंग नीड कर रही है, फाइनेंस रेज कर रही है, तो उसका 25% जो है वो उसको डेट सिक्योरिटीज पब्लिक को इशू करके लेना होगा। लोन नहीं ले सकती पूरे अमाउंट का, ठीक है, उसको पब्लिक को इशू करना पड़ेगा डेट सिक्योरिटीज, और रेज करना पड़ेगा एटलीस्ट 25%। पहले जब ये नया नया आया था ना 2021 ईयर, इसके अंदर उन्होंने क्या कहा था, ईयरली बेसिस पे है, आप इंश्योर करोगे 25% ऑफ योर एडिशनल जो भी आपकी फाइनेंसिंग नीड है, एडिशनल बोरिंग है, वो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट से करो, नहीं करोगे तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। बट 2022 से उन्होंने उसको मैंडेटरी कर दिया है कि आप 2 ब्लॉक ऑफ ईयर में करना है, एवरी ईयर नहीं करना है, ब्लॉक ऑफ 2 ईयर में 22-23 के अंदर आपने जितनी भी बोरिंग की उसका 25% मार्केट से किया है बॉन्ड इशू करके, हाँ किया है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर नहीं किया है तो यहां पर लगती है पेनल्टी, एंड द पेनल्टी इज, देखो कितना, 0.2% ऑफ द शॉर्टफॉल, 0.2% ऑफ द शॉर्टफॉल इज द पेनल्टी। और साथ साथ डिस्क्लोजर भी देना है, जिस ईयर में आप लार्ज कॉर्पोरेट बने तब तक कुछ नहीं करना है, तब तक कोई आपको ऐसा बॉन्ड मार्केट से रेज करना मैंडेटरी नहीं है, उसके नेक्स्ट ईयर से मैंडेटरी हो जाता है इन अ ब्लॉक ऑफ 2 इयर्स। तो जिस ईयर में आप लार्ज कॉर्पोरेट में एलिजिबल हो गए, नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग से ही विद इन 30 डेज यू हैव टू डिस्क्लोज कि अब मैं लार्ज कॉर्पोरेट हो चुका हूं, एंड देन एवरी ईयर के एंड में विद इन 45 डेज यू हैव टू डिस्क्लोज दैट आपने एडिशनल बोरोइंग कितनी की, इंक्रीमेंटल बोरोइंग कितनी की। बहुत अच्छी बात है, ये हुआ। इसके बाद में आईएलडीएस की कुछ पॉइंट्स आते हैं, और उसके बाद में आता है ग्रीन सिक्योरिटी। अगर मैं बात करता हूं ग्रीन सिक्योरिटी की, तो ग्रीन सिक्योरिटी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन सिक्योरिटी, इसको इस एंगल से देखना होता है हमको। देखो ध्यान से, यस, कोई भी कंपनी अगर सिक्योरिटी इशू कर रही है, पैसा रेज कर रही है, उनको इन असेट्स में लगा रही है, इन प्रोजेक्ट्स में लगा रही है, तो उसे कहा जाएगा ग्रीन सिक्योरिटी। उन सिक्योरिटीज को कहा जाएगा ग्रीन सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी रेज करके पैसा लेके इन असेट प्रोजेक्ट में लगाए। कहां पे हमने पढ़ा, रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, renewable and sustainable energy including wind, solar, bioenergy etc, clean transportation including mass public transportation, sustainable water management including clean water, drinking water, water recycling, climate change adaptation, energy efficiency including efficient and green building, sustainable water management including recycling waste energy, sustainable land use including sustainable forestry agriculture, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। समझना, इंक्लूडिंग वाला आगे हो गया, आपको इनमें से 5 पॉइंट कम से कम याद होने चाहिए। तो अगर इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट में, इनमें से किसी प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनमें से प्रोजेक्ट एरियाज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो डेट सिक्योरिटी इशू की थी, जिनसे पैसा आया था, दोज विल बी नोन एज ग्रीन डेट सिक्योरिटी। कहां पे कर सकते हो, वापस एक बार, रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज अडैप्शन, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल लैंड यूज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इनमें से 5 आपको याद होनी चाहिए। चलिए, फिर आता है ऑब्लिगेशन ऑफ द इश्यूअर। ठीक है, तो कि इश्यूअर की ऑब्लिगेशन के बेसिस कि उसको डिसीजन मेकिंग बनाना है, एक क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाना है कि हाँ इसके अंदर हमें फिट होकर ही हमारा इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट्स के अंदर करना होगा। फिर आप कौन से प्रोजेक्ट, कौन से असेट्स में कर रहे हो, ये आपको करना है। और अगर आप ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो तो उसके भी सारे डिस्क्लोजर्स आपको देने हैं। ये बहुत बेसिक चीज होगी। एडिशनल टॉपिक्स में ग्रीन के 2 टॉपिक है, उसको अभी रैप अप कर लेते हैं, कोई ज्यादा दमदार टॉपिक नहीं है कि क्या क्या डिस्क्लोजर करना है ऑफर डॉक्यूमेंट में। ऑफर डॉक्यूमेंट आपको पूरा प्रोसेस डिस्क्लोज करना है कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे सेट किया, फिर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या सेट किया ये भी डिस्क्लोज करना है, और फिर आप फाइनली कहां पे आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इन्वेस्टमेंट के, वो भी आपको डिस्क्लोज करना है। तो प्रोसेस क्राइटेरिया सेट करने के लिए क्राइटेरिया क्या सेट किया, क्राइटेरिया में ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये भी डिस्क्लोज करना है। उसके बाद में आपका सिस्टम और प्रोसीजर क्या है फॉर ट्रैकिंग कि सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, जो आपके डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स है वही इन्वेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको आपको ट्रैक करने के लिए सिस्टम क्या है आपके। नेक्स्ट फाइनली आप किस प्रोजेक्ट एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हो ये बताओ, एग्जैक्टली अमाउंट भी बताओ, लेकिन अगर कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है और अमाउंट नहीं बता सकते तो एरिया तो बताओ ही बताओ, ठीक है। एंड देयर आफ्टर आपको इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी रिव्यू सर्टिफायर से आपको सर्टिफिकेट देना है कि सब कुछ अच्छे से इन्वेस्ट किया, टाइम के हिसाब से उन्होंने डिस्क्लोजर के हिसाब से इन्वेस्ट किया है, ऑब्जेक्टिव में इन्वेस्ट किया है, बट दिस इज ऑप्शनल। फिर आता है कंटीन्यूअस डिस्क्लोजर कि इनको कंटीन्यूअसली डिस्क्लोज करना होगा। क्या चीज, यूटिलाइजेशन, कि आप कहां पे यूटिलाइज कर रहे हैं, इट हैज टू बी वेरीफाइड बाय एन एक्सटर्नल ऑडिटर एज वेल। उसके बाद में आपके लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एसेट कि कहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अमाउंट वाली बात,
उसके बाद में कॉन्फिडेंशियलिटी बात यहां पर आती है एक और बार। उसके बाद में क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस इंडिकेटर, क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस मेजर्स आपको बताने कि कैसी क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ आपके इन्वेस्टमेंट से, क्या क्वांटिटी इंप्रूव हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो आपको रीजन नहीं बता सकते हो मॉनेटरी टर्म्स में, एज एन एक्सप्रेसिबल नहीं है तो आपको डिस्क्लोज करने के एक्सप्रेसिबल नहीं है उसका रीजन। तो ये बहुत जनरल सी बात हो गई, जनरल सी बात हो गई। अगर हम देखते हैं यहां पे, अगर हम यहां पे देखते हैं तो मेरी आपसे ये अपेक्षाएं बन जाती है, मेरी आपसे अपेक्षाएं बन जाती है दैट अपार्ट फ्रॉम आईएलडीएस कम से कम चारों में तो आप एकदम कंठस्थ, तो यूर ऑल सॉर्टेड के बेसिक्स के, ठीक है, सेगमेंट्स हैं, दो होते हैं, ठीक है सर, डेट के टाइप्स होते हैं, सारे टाइप होते हैं, गवर्नमेंट फ्रेमवर्क हार्डी हमने देखा कि एलओडीआर होता है, एसीडीआर होता है, एलडीएस होता है, आरबीआई रेगुलेशन होता है, कंपनीज एक्ट होता है, और उसके शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स होते हैं, ठीक है। फिर आईसीडीआर के अंदर एलिजिबिलिटी होती है कि ये सारे पॉइंट्स होते हैं, एलिजिबिलिटी के अंदर एडिशनल कंडीशंस आती है, ये सारी कंडीशन कंप्लाई करें, क्रेडिट रेटिंग हमने डीआरआर करना है, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है, हमें असेट इनफ होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, सेकंड चार्ज करो तो उसका कंसेंट लेना है, कन्वर्जन ऑफ ऑप्शनली कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर कन्वर्ट करने ध्यान रखना होगा कि भैया ऑप्शन देना होगा, उसके ऑप्शन जब तक पॉजिटिव कंसेंट नहीं है तब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे, अगर वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा है, और साथ में हमने कन्वर्जन प्राइस या फिर अपर कैप भी पहले नहीं बताया था तो इसको ऑप्शनली कन्वर्ट ही रखना पड़ेगा। अगर उसने व्यक्ति ने ड्यू डेट तक उसको दिया था उस तक उसने ऑप्शनल मतलब कन्वर्जन को ऑप्ट नहीं किया है तो 30 डेज के अंदर उसको रिडीम कर दो। ये सारे प्रोविजंस यहां पे हमने पढ़े। फिर आगे हमारा डेट सिक्योरिटी लार्ज एंटिटीज के जो भी जिनका भी 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, जो लिस्टेड है और ए रेटेड है, ये लोग जो हैं इनको जब भी इंक्रीमेंटल एडिशनल बोरिंग करेंगे तो उसका 25% को कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट से करना है इन अ स्लैब ऑफ 2 इयर्स। नहीं किया तो 0.2% इन पे पेनल्टी लग जाएगा। डिस्क्लोजर कि जब भी आप लार्ज कॉर्पोरेट पहली बार बने, जो नेक्स्ट ईयर बिगिन हो रहा है उसके 30 डेज में इन्फॉर्म करना है आपको, और एवरी ईयर के एंड में विद इन 45 डेज आपको बताना है इंक्रीमेंटल बोरिंग आपने कितनी की है। फिर ग्रीन सिक्योरिटी मीनिंग कि कहां इन प्रोजेक्ट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट्स के अंदर तो उन सिक्योरिटी को ग्रीन सिक्योरिटी कहा जाता है। उसके बाद में इश्योर की क्या ऑब्लिगेशंस है, ऑफर डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लिख के देना है, एंड कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर में आपको क्या करना है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो उसमें आशा करता हूं कि आप यहां तक एकदम कंठस्थ होने चाहिए, यहां तक एकदम कंठस्थ होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यहां तक एकदम कंठस्थ है तब मजा आएगा आईएलडीएस रेगुलेशन पढ़ने में। तो चैप्टर में कुछ है ही नहीं, ये 4 टॉपिक्स है, उसके बाद आईएलडीएस का दर 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 टॉपिक्स। चलिए लेट्स हिट आईएलडीएस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वाई तक जाना है? ILDS रेगुलेशन सबसे पहले बात आती है ILDS रेगुलेशन की एप्लीकेबिलिटी। इट इज एप्लीकेबल इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी। नाम क्या है? सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008। सो इश्यू ऑफ डेट सिक्योरिटीज पे आएगा, पब्लिक इश्यू ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज वेदर इशूड बाय वे ऑफ पब्लिक इश्यू और प्राइवेट प्लेसमेंट। एप्लीकेबिलिटी कंडीशंस, कंडीशंस क्या है, कौन कर सकता है। फिर हमने पढ़ा कि कोई भी इश्यूअर, प्रमोटर या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति, पर्सन इन कंट्रोल जो है, डायरेक्टर है, हुआ डिबार्ड बाय सेबी, नहीं कर सकते। या फिर कोई भी इश्यू, प्रमोटर, डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर है, नहीं कर सकते। या फिर उन्होंने पेमेंट में डिफॉल्ट किया, इंटरेस्ट पेमेंट का डिबेंचर्स डेट सिक्योरिटी इशू टू पब्लिक को फॉर मोर देन 6 मंथ्स। हमने डिफॉल्ट किया था मोर देन 6 मंथ्स पे, जो डेट सिक्योरिटी पब्लिक को दी उनके इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल पेमेंट पे, तो यहां पर भी हम लोग फिर डेट सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते। thereafter we'll have to give application to stock exchange for principal approval। एंड में यही रिपीट टेलीकास्ट आता है प्रोसीजर के अंदर। वी हैव टू ऑब्टेन स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल, क्रेडिट रेटिंग लेनी होगी, और जो अनएक्सेप्टेबल क्रेडिट रेटिंग है वो सब भी हमको डिस्क्लोज करनी होगी ऑफर डॉक्यूमेंट में। और एक छोटा सा पॉइंट कि जो हम अमाउंट रेस करें डेट सिक्योरिटीज से, वो अमाउंट हम लोन के रूप में दे नहीं सकते या फिर शेयर्स एक्वायर नहीं कर सकते। किनसे? 2 पर्सन बिलोंगिंग ऑफ द सेम मैनेजमेंट ग्रुप, प्रमोटर ग्रुप। मतलब हमने यहां से डेट सिक्योरिटी इशू की, वहां से जो पैसा आया उससे हम क्या कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, या फिर उससे हम शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं फ्रॉम अ पर्सन ऑफ द सेम मैनेजमेंट ग्रुप, नॉट अलाउड। ये कंडीशंस हो गई। फिर है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सुनो ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहो तो रख सकते हो, लेकिन अगर आप रख रहे हो तो उसको आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखना जरूरी है, ठीक है। फाइलिंग का पॉइंट, इतने इजी पॉइंट हो गया। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट और ऑफर डॉक्यूमेंट, ये सब चीजें। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट आपको फाइल करना है स्टॉक एक्सचेंज, एंड उसके साथ में ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ में आपको सेबी के फाइल करना है। फिर आता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, हु कैन फाइल अ शेल्फ ऑफर डॉक्यूमेंट टू इशू डेट सिक्योरिटीज। कौन कर सकता है भैया? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक कर सकता है, इशूअर ऑथराइज्ड बाय सीबीडीटी टू इशू टैक्स फ्री बॉन्ड्स, वो लोग कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी कर सकता है। यहां तक तो 3 पॉइंट आसान। फिर आता है कोई भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड बाय आरबीआई, कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक, ये इफ इट कंप्लाइज विद दीस पॉइंट। कोई भी लिस्टेड कंपनी विच इज लिस्टेड फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स, लिस्टिंग अग्रीमेंट को कंप्लाई करी फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स एंड कंप्लाइंग विद ऑल ऑफ दीस कंडीशंस, वो भी कर सकती है। कंडीशंस क्या है? नेट वर्थ 500 करोड़, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होना लास्ट 3 इयर्स में, मिनिमम रेटिंग आपकी ए माइनस या इक्विवेलेंट होनी चाहिए, नो रेगुलेटरी एक्शन इज पेंडिंग अगेंस्ट यू एंड नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट फॉर लास्ट 3 इयर्स। ये सारी कंडीशंस अगर आप कंप्लाई कर देते हैं तब जाके आप शेल्फ ऑफर डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हैं। ई तक आते हैं हम लोग यहां पे।
देखना ध्यान से, ई तक आते हैं हम लोग। फिर आता है एफ हमारा, एवरेज प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। छोटे छोटे पॉइंट्स आना चालू हो जाते हैं यहाँ पे कि हमें क्या करना है कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके साथ में एक समरी एवरेज प्रोस्पेक्टस देना है, और एप्लीकेशन फॉर्म में इनफ जगह होनी चाहिए ताकि हम डिटेल्स फिल इन कर सकें। फिर आता है इशू प्राइस। इशू प्राइस कंपनी के हाथ में होता है, कंपनी डिटरमिन्स द प्राइस इन कंसल्टेशन मर्चेंट बैंकर। फिक्स प्राइस रख सकते हो, बुक बिल्डिंग भी कर सकते हो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वापस वही कंपनी डिपेंड कर सकता है। मिनिमम इशू साइज 100 करोड़ यहाँ पे नहीं जाती है, मिनिमम इशू साइज 100 करोड़ आईएलडीएस में। फिर आता है प्रोहिबिशन ऑफ मिसस्टेटमेंट, ना तो कुछ झूठा होना चाहिए और ना ही कुछ झूठा होना चाहिए। तो ना तो कुछ फॉल्स मिसलीडिंग अनट्रू स्टेटमेंट्स होने चाहिए और ना ही मटेरियल स्टेटमेंट्स को मिस होने चाहिए, ओमिट होने चाहिए। फिर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होना चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट। अगर डिफॉल्ट के किसी व्यक्ति ने पे करने में इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो कंपनी डिविडेंड भी पे नहीं कर सकती है अनलेस डिबेंचर ट्रस्टी का अप्रूवल आया। ये आया तक। फिर जे तक पहुंचे, राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी, कि मैच्योरिटी के पहले रिकॉल करना चाहते हैं, हाँ आप कर सकते हैं, आप रिडीम कर सकते हैं मैच्योरिटी के पहले, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ऑफर डॉक्यूमेंट के हिसाब से करेंगे। पार्टली आप कर सकते हैं, मतलब आपके 10 करोड़ के डिबेंचर हैं, आप चाहते हो आप सिर्फ 2 करोड़ के करो, कर सकते हो, अलाउड हो। उसके बाद में पार्शियली अलाउड है, लेकिन कैसे अलाउड नहीं है, प्रोपोर्शनेटली होना चाहिए। पार्शियली होगा लेकिन आप सिलेक्टिवली नहीं कर सकते। आपको समझ में आ रहा है? आप अगर मान लीजिए 10 में से 4 करोड़ का ही रिडम्पशन करना चाहते हो, तो आपको हर एक व्यक्ति को उस प्रपोर्शन में ऑप्शन देना होगा कि आपके पास जितने उसका 40% रिडीम करना चाहते हैं। सो पार्टली अलाउड है, पार्टली अलाउड है, राइट, लेकिन आपको ध्यान रखना है करना होगा प्रोपोर्शनेटली। फिर कुछ लिमिट्स आती है कि कभी भी राइट आप 24 मंथ्स में एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आज डिबेंचर्स डेट सिक्योरिटी इशू की 24 मंथ्स में आप उसको वापस कॉल करना चाहते हो, नहीं कर सकते। आफ्टर 21 डेज का नोटिस देना जरूरी है। मिनिमम एक्सरसाइज पीरियड 3 डेज रखना है, जिसके अंदर वो व्यक्ति अग्री कर सके हाँ मुझे लेना है नहीं लेना है। देयर आफ्टर पेमेंट हो जाना चाहिए विद इन 15 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ एक्सरसाइज। लास्ट डेट ऑफ एक्सरसाइज उसके 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देना है। ये जो नोटिस है उसकी कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को भी जाएगी और न्यूज़पेपर में भी जाएगी, डिटेल रिपोर्ट भी स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगी। ये हो गया आपका राइट टू रिकॉल ऑलरेडी, बहुत आसान। फिर आता है कंसोलिडेशन। इसमें सिंपल है, क्या अलाउड है क्या, जी अलाउड है। कंसोलिडेशन इज वेरी सिमिलर टू रोल ओवर, वेरी सिमिलर टू रोल ओवर, बट माइनर डिफरेंस होते हैं। इसके हमें सिर्फ कंडीशंस है, कंसेप्ट पे यहां पे फोकस नहीं किया गया है। कंसोलिडेशन रीइश्यूएंस अलाउड है, कंडीशंस एओए बेसिक सी 4 कंडीशन है। एओए शुड नॉट प्रोहिबिट, क्या लिखा है एओ में, कम से कम इसका कॉन्ट्रडिक्टरी क्लॉज नहीं होना चाहिए। एओ शुड नॉट प्रोहिबिट, फ्रेश क्रेडिट रेटिंग आपको लेनी होगी व्हिच हैज टू बी रीवैलिडेटेड पीरियडिकली, ऑल द अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स हैव टू बी डन। ये हो गया। अब एक खास पॉइंट ध्यान रखना, रीइश्यूएंस होना चाहिए थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट होगी। तो कंसोलिडेशन एंड रीइश्यूएंस हो सकता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है आप समझो। रोल ओवर में हमारे एक्जिस्टिंग ही कंटिन्यू करते हैं या फिर उनका रिडीम हो जाता है। कंसोलिडेशन रीइश्यूएंस में क्या होता है, हम लेते हैं और हम ही वापस किसी और को भी दे रहे हैं प्रैक्टिकली। तो कंसोलिडेशन रीइश्यूएंस अलाउड है, एओए शुड नॉट प्रोहिबिट, क्रेडिट रेटिंग लेनी होगी आपको, सारे डिस्क्लोजर होने चाहिए, और ये होगा ओनली ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। फिर आता है आपका ऑब्लिगेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी को ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना है, उसको प्रोटेक्ट करना है सारे इन्वेस्टर्स को, इवन अपॉइंट करना है नॉमिनी डायरेक्टर को जरूरत पड़ती है तो परफॉर्म करनी उसको ड्यूटी अंडर आईएलडीएस रेगुलेशन, डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन, ट्रस्ट डीड, ऑफर डॉक्यूमेंट, डिस्क्लोजर देने उसको सारे इंप्लीमेंट करना है, सिक्योरिटी को भी और डीआरआर को भी, टू इंश्योर कि डीआरआर क्रिएट हो जाए, सिक्योरिटी भी आपकी क्रिएट हो जाए। सर क्या हम प्राइवेट प्लेसमेंट से कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हो, अलाउड अंडर सभी आईएलडीएस रेगुलेशन। कंडीशंस क्या क्या है, यू हैव टू कंप्लाई विद कंपनीज एक्ट अंडर एप्लीकेबल लॉस, क्रेडिट रेटिंग आपको ऑब्टेन करनी है, डीमैट फॉर्म में करोगे, सारे डिस्क्लोजर्स करने हैं आपको, एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज का अगर आप लिस्टिंग करना चाहते हो, देन यू हैव टू कंप्लाई विद लिस्टिंग एग्रीमेंट, ठीक है उसका पॉइंट भी एडिशनल, एंड यू हैव टू पे रेगुलेटरी फी। अननेसेसरी पॉइंट्स लिखे बट ठीक है दिमाग में क्लियर होते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट तो ये सारे पॉइंट्स कंप्लाई होने चाहिए आपके। फिर आपके जो रिमेनिंग पॉइंट्स है, सर क्या खम हो गए क्या? जी नहीं, खम नहीं हुए पॉइंट्स, खम नहीं हुए पॉइंट्स, लेकिन हम यहां से यहां तक हो चुके हैं। फिर आते हैं आपके एडिशनल पॉइंट्स, कुछ एडिशनल पॉइंट्स बहुत काफी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे। फिर आते हैं एडिशनल पॉइंट्स के अंदर, मोड ऑफ डिस्क्लोजर ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, कि ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, आपको उसको देना है स्टॉक एक्सचेंज के पास, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के पास, और उसके बाद में पब्लिक के पास जाएगा कि इनवाइट पब्लिक ओपिनियन, कि किसी को भी पब्लिक को कुछ कहना हो कह सकते हैं, 7 डेज के लिए ओपन रहेगा, 7 वर्किंग डेज के लिए पब्लिक उस पर कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको फाइल करना होता है ऑल द स्टॉक एक्सचेंज वेयर यू आर लिस्टेड। उसके अलावा आपको अपने इश्यूअर की वेबसाइट पे, मर्चेंट बैंकर की वेबसाइट पे, सब पे होना चाहिए, और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे वो डाउनलोडेबल फॉर्म होना चाहिए, पीडीएफ एंड एचटीएमएल के फॉर्म, और कोई अगर फिजिकल कॉपी मांगेगा आपको देना होगा। फिर आता है एडवर्टीजमेंट कहां पे करना है, नेशनल डेली करना है, एंड में पता चला एक हिंदी और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर आपको करना है, ठीक है। फिर ना तो कुछ मिसलीडिंग होना चाहिए, ना ही आपको कुछ अनट्रू चीजें बोलनी है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई। फिर ट्रस्ट डीड, ये कुछ अच्छी चीज पड़ी, सुनना, जैसे ही आपने डिबेंचर्स इशू की, इशू क्लोज हुआ, उसके 3 मंथ्स के अंदर ट्रस्ट डीड में एंटर हो जाना है। अगर ट्रस्ट डीड एंटर नहीं की तो भैया जी आपको कितना, जो भी कूपन रेट है उस पर +2%, आपको उतना फिक्स है तो 8% पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जब तक आपने ट्रस्ट क्रिएट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा है कि ट्रस्ट जब क्रिएट होगा उसमें सारे क्लॉज होने चाहिए, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 71 अगर याद रहता है तो, और सेबी डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन का शेड्यूल 4 के सारे क्लॉजेस होने चाहिए। फिर आप अपना खुद का क्लॉज बना के कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनीज एक्ट के अंदर जो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं
रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको आप वेव ऑफ करके रिड्यूस नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उन रेस्ट्रिक्शंस को आप वेव ऑफ नहीं कर सकते, और आप खुद इंडेमनिफायर नहीं बन सकते कि हाँ मेरे को नुकसान हुआ तो मैं भरूंगा, ऐसा भी डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बोल सकता। इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट की जो भी डिस्क्लोजर्स आप कर रहे हैं ये सारा अलॉन्ग विद एनुअल रिपोर्ट, अलॉन्ग विद जो भी आपकी कंप्लायंस रिपोर्ट, ये सब आपको वेबसाइट पे डिस्क्लोज करना है। स्टॉक एक्सचेंज, इशुअर ये तो कर ही रहते हैं, और यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी की वेबसाइट पे भी करना है। फिर ये एक नई चीज पड़ी, रिडम्पशन एंड रोल ओवर। रिडम्पशन होगा एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट, आप रोल ओवर कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको नोटिस देना होगा 21 डेज का, ठीक है। ये नोटिस की कॉपी आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी देनी ताकि वो डिसेमिनेट कर दे, ओके। नोटिस के अंदर आपको क्रेडिट रेटिंग लिखनी है विद इन लास्ट 6 मंथ्स वाली, और साथ में आपको रैशनल ऑफ रोल ओवर के क्यों कर रहे रोल ओवर। फिर अगर स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास कर पाए तब रोल ओवर होगा। स्टॉक एक्सचेंज के नोटिस की कॉपी के साथ में रेजोल्यूशन की कॉपी भी दी जाती है। फिर हमारा मैंडेटरी लिस्टिंग कि भैया जी अगर आपने पब्लिक इशू किया डेट सिक्योरिटीज का तो उसको लिस्ट करना अनिवार्य है, उसको लिस्ट करना अनिवार्य है, ठीक है बेटा जी। और अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट से किया है तो भी, अगर आपने पहले से कमिट किया था प्राइवेट प्लेसमेंट से भी लिस्टिंग होंगे तो वो भी आपका अनिवार्य है, वो भी आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा है तो आपको करना पड़ेगा। फिर आगे कंटिन्यूस लिस्टिंग, कुछ भी नहीं था कि अगर आप लिस्टेड हो जाते हैं तो आपको लिस्टिंग अग्रीमेंट को कंप्लाई करना है। वो मैंने आपको बताया था ना, मैं पानी क्या पॉइंट पड़ा है, लिस्ट हो गए तो लिस्टिंग अग्रीमेंट को कंप्लाई करना पड़ेगा, वाह। उसके बाद में जो भी रेटिंग है वो आपको पीरियोडिकली रिव्यू करानी होती है। उसके बाद में डिबेंचर ट्रस्टी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर इनमें से कुछ भी हो गया तो उसको भी इन्फॉर्म करना है सारे इन्वेस्टर्स को, क्या कि अगर मान लीजिए रेटिंग चेंज हो गई है, रिवाइज हो गई है, चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, इंटरेस्ट या फिर रिडम्पशन अमाउंट पे नहीं हो रहा है। साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी कोई भी चीज अगर मेजर चेंज हुआ, लाइक क्रेडिट रेटिंग चेंज हुआ, तो वो सारे इन्वेस्टर्स को बताएं। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, और इसके साथ हमारे सारे पॉइंट्स खत्म होते हैं, लास्ट पेज पे आते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ इश्यूर एंड मर्चेंट बैंकर, कि आईएलडीएस में इश्यूर मर्चेंट बैंकर की ऑब्लिगेशन है। पहले 2 पॉइंट तो बहुत ही प्यारे हैं, कुछ भी मिसलीडिंग या एंट्री स्टेटमेंट ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इश्यूअर, दिस इज द सेम रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मर्चेंट बैंकर एज वेल। उसके बाद में हमें जो भी एप्लीकेशन आएगी उसको हम फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से देखेंगे। उसके बाद में कि कोई हम डिवाइस स्कीम आर्टिफाइस नहीं लगाएंगे जिससे कि हम यहाँ पे कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर पाए। एंड लास्ट पॉइंट का हमें ध्यान रखना है कि एसेट कवर रेशियो 100% का होना चाहिए इश्यूअर मर्चेंट बैंकर को, कि जितना हम पैसा रेज कर रहे हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इतना हमें सिक्योरिटी एसेट हमारे पास में होना चाहिए, एसेट कवर रेशियो 100% होना चाहिए। फिर आता है एक टॉपिक जो कि बहुत आसान है, पूरा आपका पढ़ा हुआ है बट एक जगह पे है तो आपके लिए काम आएगा, प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ डेट सिक्योरिटीज अंडर आईएलडीएस। इन्होंने बहुत समरी में दिया है मॉड्यूल में, तो हमने वैसे ही लिया है। पहली चीज, स्टॉक एक्सचेंज को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दो, डिपॉजिटरी के साथ में अग्रीमेंट कर लो, सीआरए से क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन कर लो, एमबी मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट कर लो, एंड देन डीआरआर क्रिएट कर लो। उसके बाद में वेबसाइट पे आपको ऑफर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है स्टॉक एक्सचेंज की, वैसे आपको दूसरी वेबसाइट पे भी करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की बात की है, आप चाहे तो दूसरा भी लिख सकते हैं कि साथ में मर्चेंट बैंकर की वेबसाइट पे भी करेंगे और हम साथ में इश्यूअर की वेबसाइट पे भी करेंगे। देन एडवर्टाइजमेंट देना है, 1 इंग्लिश 1 हिंदी न्यूज़पेपर में आपका इशू ओपन होने के पहले। फिर डिसाइड कर लो कि प्राइस क्या रखनी है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखना है नहीं रखना है, कितना रखना है, एंड रिफंड। आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो रिफंड करना होगा आपको विद इन 8 डेज। अगर 8 डेज के बाद रिफंड किया तो 15% पर का आपके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट पेनल्टी ऊपर से। और फिर लास्ट टॉपिक आया डे काउंट कन्वेंशन। तो इसमें 2 पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए कभी भी इंटरेस्ट पेमेंट डेट है, डेट सिक्योरिटी पे कंपनी को इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट पेमेंट डेट अगर हॉलीडे आ गई तो क्या होगा, नेक्स्ट डे पे होगा। इससे ना तो आगे कोई डेट्स चेंज होंगे और ना ही इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज होगा। फिर अगर लीप हुआ तो क्या होगा, ईयरली इंटरेस्ट सेम रहेगा लेकिन कैलकुलेशन के लिए डिनोमिनेटर में आप 366 यूज करोगे इन टर्म्स ऑफ लीप ईयर। आर यू ऑल विथ मी? क्या समय लगा इतने बड़े चैप्टर में भी, क्या समय लगा 22 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स आई कैन सी राइट, इतने बड़े चैप्टर में। और मेरी आपसे अपेक्षा क्या है हूं कि आप अगर सिर्फ ये देख के और इसके अंदर के पूरे पॉइंट्स बोल पा रहे हैं तब सक्सेसफुल है। और मैंने आपको पहले भी कहा था वही चीज रिपीटेडली करनी है। अभी इस सेशन के बाद में भी आपको क्या करना है, ये लेके बैठना है, फिर आप पेंसिल हाथ में लेके बैठो, ठीक है। और देखो हाँ सेगमेंट आ रहा है, डेट एंड टाइप एलिजिबिलिटी एडिशनल कंडीशन, और ये कन्वर्जन याद ही नहीं आ रहा, सर्कल कर दिया। फिर आईएलडीएस पढ़ा, ये याद ही नहीं आ रहा, सर्कल कर दिया। उस टाइम पे जाके देखना नहीं है, आगे का पूरा बोलते रहो, पूरा रिवाइज कर लो, ये ग्रीन रेड सब कुछ हो गया, और यार ये याद ही नहीं आ रहा, ठीक है सर्कल कर लिया, ठीक है। उसके बाद पूरा कंप्लीट किया, फिर जाके वापस रीड किया, अरे ये पॉइंट्स थे क्या, फिर वो क्लिक हो जाता है दिमाग में, अरे ये पॉइंट्स थे क्या, एंड देयर आफ्टर वापस मेहनत करनी, वापस यहां से शुरू, सिर्फ उन पॉइंट्स को रिवाइज नहीं करना है, शुरू से शुरू करना है वापस। अरे सेगमेंट्स कहते ये कहते हो सकता है, अरे अब ये याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है, बट ध्यान रखना कम से कम जो पिछली बार याद नहीं आया था वो अब याद आ जानी चाहिए। थोड़ी सी मेहनत करनी है एंड यू विल बी एबल टू किल इट, राइट? So that'll be all for this session. Thank you so much for your efforts and your patience. I'll see you people for another mind-boggling session of corporate funding. Until then, tada bye bye. खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो. Make me proud, make your parents proud, make everyone around proud. Bye bye.